सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन में से हम ट्रेडिशनल नोशन के एक्सटर्नल नोशन पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखें पहले, तभी आपको पार्ट 2 ठीक से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल नोशन के इंटरनल नोशन पर डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल पर हम पहले ही कर चुके हैं इन सभी पॉइंट्स पर। इंटरनल पर अब हमको डिस्कस करना है। इसके अलावा इस पार्ट में हम कोऑपरेटिव मेजर्स पर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ट्रेडिशनल नोशन के इंटरनल एक्सटर्नल नोशन पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक्सटर्नल नोशन में थ्रेट्स वॉर के रूप में सामने आता है। मीन्स किसी बाहरी देश से हमें वॉर, युद्ध का हमें खतरा झेलना पड़ सकता है। लेकिन इंटरनल नोशन में थ्रेट्स ऑफ वायलेंस कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर से ही होता है। मतलब किसी कंट्री को थ्रेट्स ऑफ वायलेंस देश के बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से ही झेलना पड़ सकता है। तो जब वायलेंस देश की बाउंड्री के अंदर से ही है तो हम इसे कहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स या आंतरिक सुरक्षा पर खतरा। तो देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी को हमने दो कैटेगरी में हमने इसको बांटा है। एक में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दूसरे में एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स किस रूप में झेलना पड़ता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स किस रूप में झेलना पड़ता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और कोल्ड वॉर जो सुपर पावर के जो दो ब्लॉक्स बने, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा किसी बाहरी देश से था, ना कि देश के भीतर से। देश के अंदर तो दोनों सुपर पावर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑलमोस्ट सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन इन्हें खतरा किसी बाहरी देश से अथवा कहें कि अपोजिट पावर ब्लॉक से था। जैसे कि यूएसए को यूएसएसआर से और यूएसएसआर को यूएसए से, यानी कि अलायंस कंट्रीज़ को किसी अपोजिट अलायंस की किसी कंट्री से। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक्स थे, इन्हें आपस में एक दूसरे से खतरा था जो कि बाहरी था। तो इस तरह इनका फोकस एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पर ज़्यादा था बजाय इंटरनल नोशन के। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने देश के भीतर से किसी प्रकार के खतरे का सामना नहीं किया था। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट फेस एनी थ्रेट्स इनसाइड द बॉर्डर। दे वर पीसफुल। दे फेस्ड थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर। सो दे कंसर्न्ड एंड फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नॉट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस तरह ज़्यादातर जो वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़ थी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एश्योर थी। उनको खतरा किसी बाहरी देश से ज़्यादा था। इसके अलावा जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पर मिलिट्री अलायंस बन चुके थे, जिसमें नाटो, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा और वार्सा पैक्ट यूएसएसआर एंड इसकी अलायंस कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया था। तो ये अलायंस भी किसी बाहरी खतरे या एक्सटर्नल थ्रेट्स को ही ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इन्हें खतरा देश के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ही अधिक था। तो इन्होंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर ही अपना फोकस किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का फोकस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, वहीं एशियन अफ्रीकन नेशन का कंसर्न इंटरनल सिक्योरिटी पर था। जैसे कि इनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सिविल वॉर, इन सब के रूप में झेलना पड़ रहा था, या फिर नेबरिंग कंट्रीज से कुछ ज़्यादा थ्रेट्स की संभावनाएं थी, युद्ध की संभावनाएं थी। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को देश के अंदर से किसी ग्रुप या कम्युनिटी से कोई खास खतरा नहीं था। टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर most of the countries were independent.
लेकिन अभी भी कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, वे यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनी थी। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ को ख़तरा अपनी कॉलोनियल कंट्रीज़ से था, जहाँ फ्री होने के लिए मूवमेंट्स चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि वियतनाम में, जो कि 1950 के दशक में फ्रेंच कॉलोनिज्म से आज़ादी चाहता था। इसके अलावा केन्या में भी 1950-60 के दशक में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने इंटरनली जो है, जो अपनी कॉलोनी थी इनसे इनको थ्रेट्स इनको झेलना पड़ा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। इसके अलावा एशिया अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 1950 के बाद ज़्यादातर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो है एक्सटर्नल नहीं बल्कि इनको इंटरनल थ्रेट्स का इन्होंने सामना किया है, या ज़्यादा इनको जो खतरा रहा है वो नेबरिंग कंट्रीज से रहा है, पड़ोसी देश से रहा है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हमें देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है, ये ज़रूरी नहीं कि इनको पड़ोसी देश से खतरा वॉर के रूप में ही सामने आए, लेकिन बॉर्डर पर एक टेंशन भरी स्थिति का इनको जो है सामना करना पड़ा है। इसके अलावा सिविल वॉर के रूप में भी इन देशों की आंतरिक सुरक्षा के रूप में इनको खतरे का सामना करना पड़ा है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में लिट्टे नाम का जो संगठन है, श्रीलंका की गवर्नमेंट को उससे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके अलावा भारत में भी नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में आप जानते हैं, नक्सलवादी आंदोलन का हम उदाहरण ले सकते हैं, जिसके खिलाफ इंडियन मिलिट्री को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसके अलावा सेपरेटिस्ट स्ट्रगल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, इनका भी इन देशों को सामना करना पड़ा है, जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इसमें देश के किसी एक पार्ट में लोगों के द्वारा देश से अलग होने की मांग उठाई जाती है। वे देश से अलग होकर स्वयं को एक नेशन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि पंजाब द्वारा अलग खालिस्तान की मांग की गई 1990 के डिकेड में। इसके अलावा नागालैंड के द्वारा भी देश की आज़ादी के बाद से ही जो है अलग होने की मांग की गई। तो इस तरीके के मूवमेंट्स सामने आए हैं, जो ज़्यादातर जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को इस तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट का सामना करना पड़ा है। ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखिए तब हो जाते हैं जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट को किसी पड़ोसी देश के द्वारा उसको जो सपोर्ट मिलने लगता है। जैसे कि पंजाब के खालिस्तान का जो मूवमेंट था, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, उसको पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया गया था। और तो इस तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान द्वारा वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए स्ट्रगल किया गया था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया गया था, उसको भी भारत के द्वारा सपोर्ट किया गया था। उसके बाद में हमने देखा कि बांग्लादेश के रूप में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर के एक नए देश के रूप में सामने आता है। तो इस तरह ज़्यादातर जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनमें देश के भीतर से ही इस तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट का इनको सामना करना पड़ा है। तो ये तीन इसमें मेजर चीज़ें रही हैं, नेबरिंग कंट्रीज से उनको वॉर के रूप में, या फिर देश के अंदर से सिविल वॉर, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट के रूप में जो है थ्रेट्स का इनको जो है सामना करना पड़ा है। ट्रेडिशनल नोशन की अगर हम बात करें, देखिए हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में। व्हाट इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? ट्रेडिशनल नोशन में वायलेंस इज मेजर थ्रेट, चाहे ये देश के बाहर से वॉर के रूप में हो या देश के अंदर से किसी अदर फॉर्म में, है ना, वायलेंस के रूप में सामने आता हो। अगर ये देश के अंदर से किसी रूप में सामने आता है, चाहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के रूप में हो या सिविल वॉर के रूप में हो, किसी अदर फॉर्म में हो, तो उस देश की सरकार इसे इस तरीके के थ्रेट्स का खुद ही सामना करती है, खुद ही इसको टैकल करती है। अगर थ्रेट्स वॉर के रूप में सामने आता हो किसी बाहर के देश से, चाहे एक देश से युद्ध के रूप में सामने आता हो, अथवा कई सारी कंट्रीज द्वारा हमला किया जाए, ऐसे खतरों को मिनिमाइज किया जा सकता है। कोऑपरेशन द्वारा वॉर से बचा जा सकता है।
तो वायलेंस को लिमिट किया जा सकता है। पूर्ण रूप से ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक वायलेंस को कम किया जा सकता है। इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट इसको किया गया है कि कंट्रीज़ को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही युद्ध का सामना का रास्ता अपनाना चाहिए। तथा अदर जो पीपल्स हैं, जो नॉन कॉम्बिनेंट्स हैं, उनको जो है जेनोसाइड या नरसंहार से उनको बचाना चाहिए। आर्मीज़ को भी नॉन कॉम्बिनेंट्स या नॉन फाइटर्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तथा जो सैनिक जो सरेंडर कर चुके हैं उनके ऊपर भी कोई हमला नहीं होना चाहिए। मतलब वॉर सिर्फ दो देशों की आर्मी के बीच ही होनी चाहिए, उसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए, सिविलियंस उसमें टारगेट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ भी इल ट्रीटमेंट या दुर्व्यवहार उनके साथ में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वॉर अथवा फोर्सेस का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब सभी प्री स्टेजेस फेल हो चुकी हों। अंतिम रूप में ही फोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके पहले अदरवेज लाइक निगोशिएशन, बातचीत का रास्ता, ठीक है, या कहेंगे डिप्लोमेसी, कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। अदर जो रास्ते हैं उनका अपनाना चाहिए। अगर समस्या का समाधान पीसफुली बातचीत के जरिए निकल सकता है तो यही रास्ते ज़्यादा बेटर है, इन्हीं को अपनाने चाहिए। पीस के सभी रास्ते फेल होने पर ही युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। तो कोऑपरेशन के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मेजर्स। फर्स्ट इज डिसआर्मामेंट, सेकेंड आर्म्स कंट्रोल, एंड थर्ड इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसआर्मामेंट? डिसआर्मामेंट इट इज गिवन अप सर्टेन कैटेगरी ऑफ वेपन्स। देखिए, आर्मामेंट होता है जब आप ऑक्यूपाई करते हैं, अटेन करते हैं, मीन्स जब आप शस्त्रीकरण करते हैं, शस्त्रों की संख्या बढ़ाते हैं, वेपन्स की संख्या बढ़ाते हैं। डिसआर्मामेंट जब आप गिव अप करते हैं, मतलब शस्त्रों के प्रोडक्शन, जो आर्म्स हैं उनके प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाती है। इसके लिए ऑलरेडी कन्वेंशंस पास हो चुके हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशंस। व्हाट इज बायोलॉजिकल वेपन? बायोलॉजिकल वेपन होता है जब कंट्रीज डिसीजेस ट्रांसफ़र करते हैं। वॉर के केस में कंट्रीज इसका यूज़ करते हैं, एनिमल्स, क्रॉप्स, ह्यूमन बींग्स के थ्रू डिसीजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि जो एनिमीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सके। इसे 1972 में इस कन्वेंशन को पास किया गया था और 155 कंट्रीज इस पर इस कन्वेंशन पर साइन कर चुके हैं। इसीलिए अमेरिका चाइना के खिलाफ जो कोरोना वायरस को लेकर जो एलिगेशन लगा रहा है उसकी वजह यही है। उसका ये कहना है कि ये जो वायरस है ये वुहान की किसी लैब में बना है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है। और अगर ये प्रूव होता है तो इस कन्वेंशन के तहत कार्रवाई हो सकती है चाइना पर। और सेकेंड है, देखिए, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन क्या होते हैं? द यूज़ ऑफ डेडली गैसेस। बहुत सी ऐसी डेडली गैसेस हैं जिन्हें वॉर में यूज किया गया, तो इस कन्वेंशन के थ्रू उस पर बैन लगाया गया है। ये कन्वेंशन 1992 में पास किया गया था और इस पर 181 स्टेट जो हैं ये कंट्रीज साइन कर चुके हैं। दरअसल इन केमिकल वेपन्स से सिविलियंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स टोटली बैंड नाउ। सो इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है न्यूक्लियर वेपन्स की।
न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें ट्रैकल किया गया है आर्म्स कंट्रोल से। तो व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल, और इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो देखिए, आर्म्स कंट्रोल इट इज रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। इट इज लिमिटिंग द वेपन्स, नॉट गिव अप। ये लिमिट करती है। और डिसआर्मामेंट में क्या है, डिसआर्मामेंट में गिव अप द वेपन्स ऑल टुगेदर, एंड आर्म्स कंट्रोल में नॉट गिव अप द वेपन। ये इनमें डिफरेंसेस है। न्यूक्लियर वेपन्स को आर्म्स कंट्रोल द्वारा लिमिट किया गया है। आर्म्स कंट्रोल के तहत न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए कंट्रीज के बीच ट्रीटी साइन की गई हैं, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन की गई थी यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस की वजह से वर्ल्ड में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। ये ट्रीटी कोल्ड वॉर के बाद तक जारी रही। उसके बाद 2002 में यूएसएसआर या कहें कि रसिया ने इससे विड्रॉल कर लिया, तो उसके बाद ये ट्रीटी एंड हो गई। इसके अलावा साल्ट वन इज, साल्ट का क्या मतलब, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। साल्ट वन एंड साल्ट टू, स्टार्ट वन एंड स्टार्ट टू, इस सब के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में, कोल्ड वॉर के जो चैप्टर आपको इसमें डिटेल में दिया गया है, इन सब के बारे में। ये जो साल्ट वन है, साल्ट टू है, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू। साल्ट वन कब साइन हुई थी? 1969 में। साल्ट टू 1972 में। स्टार्ट वन 1991 में। स्टार्ट सेकंड 1993 में साइन की गई थी। ये ट्रीटी आर्म्स को लिमिट करने के लिए इनको साइन किया गया था, ये लाई गई थी ये सभी ट्रीटीज़। एंटी बैलिस्टिक है, साल्ट वन, साल्ट टू, साल्ट स्टार्ट वन, स्टार्ट टू। ये ट्रीटीज़ किसके द्वारा? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी, और कोल्ड वॉर के बाद में यूएसए और रसिया के बीच में, क्योंकि यूएसएसआर रसिया हो गया था बाद में। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए जो सबसे अहम जो ट्रीटी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटी है, वो है एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1967 में अस्तित्व में आई। इसके अलावा सीटीबीटी जो कि 1996 में जनरल असेंबली में इसको जो है लाया गया था, लेकिन इसमें से किसी पर भी भारत ने साइन नहीं किए हैं। इसमें क्या है देखिए, 1967 में जो ये जो एनपीटी जो लाई गई थी, इसमें 5 न्यूक्लियर जो पावर्स थे, यूएसए, यूएसआर, चाइना, यूके और फ्रांस। तो उसमें ये कहा गया था कि ये सिर्फ यही देश जो है न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं इन फ्यूचर, और बाकी सभी कंट्रीज़ को किसी भी तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट पर उनको बैन लगा दिया गया था इस टीटी के द्वारा। और ये कहा गया था कि सिर्फ 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ही न्यूक्लियर वेपन रहेगा, उन्हीं को न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ माना जाएगा इन फ्यूचर। इसके अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ पर रोक लगा दी गई थी, मतलब बाकी सभी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते थे। तो भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया इसको। भारत ने ये तर्क दिया कि यदि 5 न्यूक्लियर कंट्रीज़ भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करें, तो ही वो इस ट्रीटी पर साइन कर सकता है। नेक्स्ट है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको यूएन जनरल असेंबली में 1996 में इसको लाया गया था और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस पर 184 कंट्रीज इस पर साइन कर चुके हैं, और लेकिन ये अस्तित्व में नहीं हो पाई, ये अप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें एक क्लोज ये जोड़ा गया था कि जब तक सभी कंट्रीज इस पर साइन नहीं कर देते तब तक ये अप्लाई नहीं होगी। लेकिन
कुछ देशों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जैसे कि भारत ने इस पर साइन नहीं की, भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी मना कर दिया साइन करने से। सीटीबीटी भी जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाती है। यहाँ इंडिया का ऑब्जेक्शन ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स पूर्ण रूप से एंड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ देश तो न्यूक्लियर कंट्री बने रहें और बाकी को इससे अलग रख दिया जाए। तो इस तरीके से भारत ने इसको भेदभावपूर्ण बताया है और इसी वजह से भारत ने आज तक एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं किए हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है कॉपरेशन की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसमें माना जाता है कि दो कंट्री के बीच में वॉर मिसट्रस्ट की वजह से होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स इसलिए एक्वायर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे एनिमी, हमारा जो दुश्मन है, ठीक है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा उसने वेपन एक्वायर कर लिए, ऐसा हमको लगता है, ऐसा किसी भी कंट्री को लगता है। तो आर्म्स रेस होती है इसी वजह से, क्योंकि कंट्रीज आर्म्स इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जाए तो कंट्रीज़ के बीच मिसट्रस्ट की संभावनाएं भी कम होंगी और इस वजह से आर्म्स रेस भी कम ही होगी फिर, और वार की संभावनाएं भी उससे फिर रिड्यूस होंगी, कम होंगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट है मिलिट्री इंटेंशंस प्लान्स। इसमें जो भी मिलिट्री प्लान्स हैं आपके, उनके बारे में शेयर करने की बात की जाती है कि आप उनको शेयर कीजिए, जो भी आपके मिलिट्री जो भी आप प्लान बना रहे हैं। सेकंड है शेयरिंग सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर कोई सूचना अगर आपको मिलती है तो उसका आप शेयर कीजिए, इसमें इस तरीके की बातें की जाती हैं। इसके अलावा थर्ड है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं। फोर्थ है काइंड एंड अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। कितने कितने वेपन्स, किस किस प्रकार के वेपन्स आपने एक्वायर कर लिए हैं, बना लिए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक आपको करनी चाहिए, सभी को ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स द्वारा कंट्रीज़ के बीच मिसट्रस्ट को रिड्यूस करके कॉपरेशन द्वारा वार की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इन सभी मेजर्स से वॉर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं। इस पर काफ़ी देश काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीज़ के बीच हमेशा इस बात की संभावनाएं रहती हैं कि क्या दूसरा देश भी पूरी ईमानदारी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो इस तरीके की बातों को लेकर मिसट्रस्ट की जो संभावनाएं हैं वो अक्सर बनी रहती हैं। जैसा कि अभी अमेरिका के बारे में ये जो इश्यू चल रहा है कोविड-19 का, हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चाइना बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, उस पर काम कर रहा है, उसी वजह से वायरस पैदा हुआ है। तो और ये सब चीन ने जो है जानबूझकर किया है। ये जो वायरस है वुहान की किसी लैब में बना है, तो इस तरीके के आरोप चीन पर लग रहे हैं। तो इस तरीके का जो मिसट्रस्ट है वो देखा जाता है अक्सर कंट्रीज़ के बीच में। इसी वजह से वॉर का जो थ्रेट्स है, जो खतरा है वो बना हुआ है। कॉपरेशन के द्वारा इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।